नमस्कार एमपी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ श्वेता, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है जिसमें आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, सीधे बातचीत कर सकते हैं। तो आइए, इसके लिए आप सबसे पहले हमारे संपर्क सूत्रों को नोट कर लीजिए। ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। भोपाल के STD कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 2660049। और इसके अलावा दर्शकों, हमारे पास एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पर कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा अगर आप इस नंबर से संपर्क करते हैं, और वो नंबर है 1800233040। तो दर्शकों, यहाँ पर हुई संपर्क सूत्र की बात, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यानी शुक्रवार का दिन है, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज की तिथि से। तो आइए आपको बताते हैं कि कार्यक्रम में आज की तिथि क्या है। जी, आज की तिथि है विक्रम संवत 2079 के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। तारीख है 2 दिसंबर 2022, दिन है शुक्रवार, और इसी के साथ 2 दिसंबर को जिन सभी का जन्मदिन है उन सभी को कार्यक्रम नमस्कार एमपी में जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपका आज का दिन मंगलमय होगा, और इसी मंगलमय बात के साथ आज के विचार हम लेकर आपके आगे आ गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का विचार। जी, और आज का विचार है ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी होती है मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जी हाँ दर्शकों, देखिए कितना अच्छा विचार है ये, कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो वो हमें हर तरह से, हर रूप से हमें बचाएगा और हमारी रक्षा करेगा। वो इस जीवन में हमारे लिए जो है ऐसे शस्त्रों के रूप में हमारे साथ हमेशा रहेगा जिसे हमें अपने मस्तिष्क में लेकर चलना होता है। और ज्ञान ही वो ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ पा सकते हैं। और अब सवाल ये है कि ज्ञान हमें मिलेगा कैसे। ज्ञान हमें किताबों से प्राप्त होता है दर्शकों, और कहते हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। और अगर मैं एक मित्र की और बात करूं तो किताबों के बाद वो नाम है प्रकृति का। प्रकृति सबसे अच्छी मित्र होती है हमारी। जब कभी आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हों तो थोड़ी देर प्रकृति के सानिध्य में रहकर देखिए, अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चलिए दर्शकों, ये तो प्रकृति की बात हुई, और आज हम इस बात को इसीलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि आज दिन भी बहुत खास है। जी हाँ दर्शकों, पहले हम वर्तमान की बात न करते हुए इतिहास की ओर जाएंगे, क्योंकि इतिहास जानना बेहद आवश्यक है। चलिए आपको बता देते हैं कि 2 दिसंबर में क्या क्या ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो कि इतिहास में दर्ज हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस के सम्राट के तौर पर आज ही के दिन ताजपोशी की गई थी। इसके बाद सन 1911 की बात कर रहे हैं। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने थे, और उनके बम्बई, जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं, आगमन की याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। बहुत ही खास जानकारी है ये, बहुत खास इतिहास है गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बात करेंगे 1989 की। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने थे आज ही के दिन, जिन्हें हम VP सिंह के नाम से जानते हैं। और 1999 की हम बात कर रहे हैं दर्शकों। भारत में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आज ही के दिन मंजूरी मिली थी। और अगर 2 दिसंबर की हम बात करें तो आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मना रहे हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। दर्शकों, 2 दिसंबर को और एक खास दिन मनाया जाता है जो कि है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये दिन भी बहुत खास है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की बात, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की याद दिलाती है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से सन 1984 में जहरीली गैस लीक होने के कारण कम से कम 3000 लोग मारे गए थे और कई हजार व्यक्ति शारीरिक विकृति से शिकार हो गए थे। और हम इस बात पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शोक जताते हैं, और उन सभी परिवारों के साथ आज हम हैं, और कार्यक्रम नमस्कार एमपी से उन सभी लोगों को हम जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये पूरे विश्व में इस हादसे की, इस त्रासदी की जो है हर जगह ये त्रासदी की बात फैली थी, और बहुत ही दुखित कर देने वाली ये त्रासदी थी। तो हम इसके विषय में और भी बात करेंगे दर्शकों, लेकिन
सबसे पहले हम आपका परिचय करा देते हैं आज के कार्यक्रम के हमारे विषय विशेषज्ञ से और हमारे साथ आई हुई एक गायिका से जो आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगी। तो आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। आज हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मना रहे हैं इस कार्यक्रम में, और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ श्री सौरभ सूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जी, आप इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर हैं स्वच्छ भारत मिशन भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भोपाल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जो है भगवती सक्सेना जी हैं, जो कौशिका के नाम से भी जानी जाती हैं। कौशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे सौरभ जी से वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जी हाँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में इनसे बातचीत करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप सीधे तौर पे सौरभ जी से बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ एक बार फिर से। टेलीविजन स्क्रीन पर भी नंबर जो है फ्लैश होते रहेंगे, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर 0755260049, 180023324040। तो चलिए, तो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बहुत सारी बातें की और अब हम आते हैं वर्तमान परिदृश्य में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भोपाल 6वें पायदान पर आ गया है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक का इसमें योगदान रहा है। और अगर ऐसा ही ये योगदान रहा तो हम जल्दी ही प्रथम पायदान पर आएंगे और सबके सब साथ में स्वच्छता मिशन का ये जश्न मनाएंगे। तो आइए सबसे पहले जो है सौरभ जी से जानते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्वच्छ भारत मिशन किस प्रकार वो मैनेज कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। इस विषय में उनसे मेरा पहला सवाल आपसे मेरा ये है सौरभ जी, कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में आज हम एक पायदान ऊपर आ गए हैं। तो क्या लगता है आपको, किस प्रकार से पूरा भोपाल साथ दे रहा है आपका और इसे कैसे आप मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे भोपाल की जनता को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने हमारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करा पूरे अभियान में और भोपाल को नंबर 6 पोजीशन पे लेकर आए हम लोग। साथ ही साथ भोपाल के लिए गर्व की बात है कि उसको बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का अवार्ड भी मिला गया। साथ ही साथ वाटर प्लस और हम लोग 5 स्टार रैंकिंग अचीव कर पाए। तो ये आप लोग के सहयोग के कारण और आप लोग के मार्गदर्शन में हम लोग अचीव कर पाएँ। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का भी अवार्ड हमें मिला है और हम 5 स्टार रैंकिंग में आ गए हैं। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं हमारा आपका योगदान इस बात को और भी आगे ले जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं सौरभ जी आपसे, ये तो आपने हमें बताया कि किस प्रकार अवार्ड मिले, क्या क्या हुआ, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें अभी ये समझाना हमें जाहिर सी बात है कि हम दूर दूर तक ये बात पहुंचाए जिसमें हम 6वें पायदान से नंबर 1 पर आ जाएं। तो अगर मैं डस्टबिन की बात करूं या कचरा कलेक्शन की बात करूं, मैनेजमेंट में सबसे पहले कलेक्शन का स्टेप आता है। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूं तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये डस्टबिन का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं और कौन कौन से रंगों के डस्टबिन किस किस कचरे के लिए यहाँ पर हम लोगों ने रखे हुए हैं। सबसे पहले जैसे मैम आपने बताया कि प्राइमरी कलेक्शन एक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो वो घर में कचरा जनरेट हो रहा है, चाहे हम लोग सॉलिड वेस्ट में बात करें तो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट में कंपेयर करें, तो नीला कचरा जो नीली डस्टबिन है उसमें हम लोग को अपना जो सूखा कचरा है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, जो भी रैपर्स वगैरह हैं वो उसमें डालें। जो गीला कचरा है, जैसे चाय पत्ती है, हरी सब्जियां हैं, घर से निकलने वाला, हाँ, किचन वेस्ट है, वो उसको ग्रीन बिन्स में डालें। जो अगर आपके यहाँ बच्चे एडल्ट्स हैं तो उनके डायपर्स हैं, पैड्स हैं, वो आप येलो कलर के बिन में डालें, जिसको हम लोग सैनिटरी वेस्ट कहते हैं। डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट जैसे ट्यूबलाइट्स हैं, बैटरीज हैं, उसको हम लोग हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो उसे काली बिन में करें, इसे आप डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट में रखें। ई वेस्ट आपका जनरेट होता है, उसको आप लोग सेग्रीगेट करें और साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट है उसको करें। ये आपको नगर निगम ये सुविधा देती है कि आपकी डोर टू डोर कलेक्शन करता है, तो आप अपना कचरे को सेग्रीगेट करके नगर निगम भोपाल की मदद करें इसमें। जी, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, यहाँ पर सेग्रीगेशन की हमने बात समझी कि किस प्रकार अलग अलग रंगों के डस्टबिन में हमें अलग अलग प्रकार के कचरे को सेग्रीगेट करना है और उसमें उसे डालना है, जिससे नगर निगम जब इसका प्रबंधन करे तो उन्हें भी इसमें आसानी हो। तो ये एक छोटा सा योगदान है। याद रखें, नीले रंग के डस्टबिन में आपको हमेशा सूखा कचरा डालना है और हरे रंग के डस्टबिन में आपको हमेशा गीला कचरा डालना है। तो ये काफ़ी आसान है। तो हम मुझे लगता है कि इसे समझना भी बहुत आसान होगा। और अगर डोर टू डोर कलेक्शन की हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छा एक पहल होगी। और अब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जी
आइए बात करते हैं, एक कॉलर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी, सौरभ जी से प्रश्न करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जी नमस्कार मैम। जी मैं नमस्कार। मयंक पटेल बाबू से बोल रहा हूँ। जी मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। सर को मेरा नमस्कार है। मेरा क्वेश्चन ये कि सर जैसे शहरों की अपेक्षा गांव में देखा गया है कि साफ सफाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। गांव में इधर उधर कचरा डला रहता है। शहर तो जैसे अपना इंदौर नंबर 1 है, भोपाल 6वें नंबर पर। तो गांव में देखा गया है कि जागरूकता की कमी है या आदमी में इच्छा शक्ति नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे शहर की साथ साथ गांव भी स्वच्छ रहे और एक स्वच्छ वातावरण में हम पढ़े बले। थोड़ा सा इस जी। पर कुछ कहा डालें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पटेल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और ये प्रश्न आगे आने ही वाला था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे कॉलर्स इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं कि जन जागरूकता की बात उन्होंने यहाँ पर की। सौरभ जी, आपके सामने एक चुनौती भरा प्रश्न आ गया है कि शहरों में तो इस प्रकार की व्यवस्था होती ही होती है, जहाँ पर हम इस तरीके से जागरूकता के लिए कई सारे अवेयरनेस कैंप वर्कशॉप लगाते हैं, परंतु गांव हमारे लिए बहुत अहम है और यहाँ पर हम किस प्रकार जागरूकता पैदा करेंगे? मैम ये हम पटेल साहब को भी बताना चाहते हैं कि भोपाल, क्योंकि जिला प्रशासन पूरा लेवल पे सतर्क है और साथ ही साथ जो इस बार पंचायत लेवल पे भी सर्वेक्षण अवार्ड्स हुए तो उसमें भोपाल को वेस्ट क्लस्टर जोन में फर्स्ट रैंक मिली है। तो भोपाल प्रशासन पूरी तरह से इस पे कार्य कर रहा है। साथ ही साथ उनका डोर टू डोर कलेक्शन भी और उसकी वेस्ट की प्रोसेसिंग भी, चाहे कंपोस्टिंग करना हो चाहे उसका MRF सेंटर्स बनाना हो, तो इस क्षेत्र में भी भोपाल नंबर 1 की पोस्ट पे पोजीशन अचीव करा है इस बार। जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न मेरी तरफ से भी मैं जोड़ना चाहूँगी कि गाँवों में इस प्रकार की जागरूकता के लिए नगर निगम क्या कर रही है? जो आसपास भोपाल से जुड़े हुए जो गाँव हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो क्या वहाँ पर समय सीमा या समय अंतराल के साथ साथ कुछ वर्कशॉप या कुछ कैंपेन्स लगाए जाते हैं? बिल्कुल, ये नगर निगम भोपाल अपने शहरी क्षेत्र के साथ साथ जो उसके नियर बाय पंचायत हैं उसमें भी IEC कैंपेन करता है, लोगों को जन जागरूकता करता है कि कैसे अपने कचरे को सेग्रीगेट करें और कैसे उसके निष्पादन में मदद करें। जी, बहुत आवश्यक है ये भी। और इस प्रकार से प्रबंधन के साथ साथ निष्पादन करना भी आवश्यक है। तो हम इसी विषय में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ भगवती सक्सेना जो कौशिका नाम से अच्छा अपने आप को जो है गाती हैं और सभी लोगों के बीच में प्रसिद्ध है, आइए उनसे बात करते हैं। तो कौशिका, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप कोई अच्छा सा गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। आप क्या गाती हैं, क्या आपने विधा सीखी है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगी? बिल्कुल श्वेता, मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ी हुई हूँ पिछले 15-16 साल से। और गाने का अगर सवाल है तो मैं बचपन से ही गा रही हूँ। और अभी मैं ग्रेडेड सिंगर हूँ आकाशवाणी की, और भजन, क्लासिकल, देशभक्ति, तमाम तरह के जो गाने हैं सभी गाती हूँ। जी, तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाली हैं? मैं कुछ भजन और गीत हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगी। जी जी जी, बिल्कुल। तो मीराबाई का एक भजन है और मेरे गुरुजी हैं श्री सज्जन लाल जी ब्रह्म भट्ट रसरंग, उनका ये कॉम्पोजिशन है हरि मोरे जीवन प्राणाधार। तो मैं शुरू करती हूँ। जी बिल्कुल। हरि मोरे जीवन प्राण आधार, 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 हरि मोरे जीवन प्राण आधार। आप बिना मोहे कछु ना सुहावे, आप बिना मोहे कछु ना सुहावे, निरख्यो सब संसार, हरि मोरे निरख्यो सब संसार, हरि मोरे जीवन प्राण आधार, हरि मोरे जीवन प्राण आधार।
बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम की श्वेता। शुरुआत में हमने मीराबाई का ये भजन सुना। आगे भी चर्चा के साथ ये सब जारी रहेगा। दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आइए अब हम सौरभ जी से एक प्रश्न करते हैं। सौरभ जी, यहाँ पर हमने कलेक्शन की बात तो की, प्रथम चरण की बात हुई है। अगर मैं द्वितीय चरण की बात करूँ, सेकंड स्टेप आप लोग क्या फॉलो करते हैं मैनेजमेंट में? मैम, प्राइमरी कलेक्शन के बाद हम लोग के नगर निगम भोपाल में 12 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस कंस्ट्रक्टेड जी। हैं। वहाँ पे वेस्ट जो सेग्रीगेटेड फॉर्म में है उस वेस्ट को हम आदमपुर छावनी में, जहाँ पे हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स बने हुए हैं, वहाँ पे हम लोग अलग अलग ट्रीट करते हैं। जैसे ड्राई वेस्ट से हम लोग MRF करके जो भी इसमें रिसाइक्लेबल्स हैं जी, उसको मैं अलग आपको रोकना चाहूंगी। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, नंद स्वरूप जी बाराबंकी से जुड़े हैं। जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार MP में। अपना प्रश्न करें। हाँ, नमस्ते मैडम। मेरा नाम नंद स्वरूप बाराबंकी। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि देखो, स्वच्छ भारत बनाने के लिए हमें जैसे घर में घरेलू तो कचरे निकलते हैं, इसके अलावा जो मेडिकल के कचरे घर में होते हैं, कभी कभी जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे होते हैं, तो इनको किस प्रकार से डिस्पोज करें। दूसरी चीज, शुद्ध अगर हो आयु तो लंबी होगी आयु। तो ऐसी दशा में जैसे हमारा जो प्रदूषण होता है, जैसे 0 से 50 तो ये बहुत अच्छा होता है, तो 51 से 100 तक आधा होता है। जी। 100 से 200 सामान्य होता है, 200 से 300 खतरनाक होता है, और 300 से 500 तक बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसी दशा में जो नर नारी जीव जंतु तत्व वायु की कुछ जरूरत होती, तो ऐसी दिशा में जो गर्भवती महिलाएं जिनके पेट में बच्चा पल रहा है, उनको भी खतरा पैदा हो सकता है। तो इसको किस प्रकार से निवारण किया जाए? जी, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी सौरभ जी, सबसे पहले तो नंद स्वरूप मिश्रा जी का ये प्रश्न है कि मेडिकल वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए, और इसको समझना किस प्रकार समझा जाए, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन से रंग के डस्टबिन में मेडिकल डिस्पोज होना चाहिए। मैम, जैसा मैंने बताया, बायोमेडिकल वेस्ट जो हमारा निकलता है उसका वेस्ट का ट्रीटमेंट सबको एक जागरूकता होनी चाहिए कि जी। हम लोग उसको इंसिनरेट करते हैं, मतलब उसको एक हाईयर टेम्परेचर पे अबाउट 800 to 1100 डिग्री जी। सेल्सियस पे उसको एक क्लोज कवर्ड चिमनी के थ्रू हम लोग उसका इंसिनरेशन करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। जी। तो ऐसे इस वेस्ट का पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस करके हम लोग उसको सेफली डिस्पोज करते हैं ताकि कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना पड़े। जी, जी, साथ ही साथ इन्होंने प्रश्न पूछा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, तो हम लोग बताना चाहेंगे हमारा नगर निगम का भी साथ है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग एयर क्वालिटी को सेटिस्फैक्ट्री लेवल अब बिलो 100 लेकर आते हैं, जिससे यहाँ के जनता को स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण मिल सके। जी, बहुत अच्छी बात है। ये एक नया जो है आपने बात बताई है, नया कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें हमें स्वच्छ वायु मिलेगी। और इसके लिए मुझे लगता है कि नागरिकों को भी अपनी भागीदारी बराबर रूप से देनी चाहिए कि किस प्रकार से आप ये सारी लक्ष्यों को पाएंगे। अगर सोचिए, आप खुद ही इस विषय में अगर सोचें, तो मुझे लगता है कि हमें प्रदूषण, गाड़ियों के सबसे ज़्यादा गाड़ियों से प्रदूषण होता है, तो कार पुलिंग करना, या फिर अगर आपको अकेले कहीं जाना है तो आप जो है छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करें, बड़ी गाड़ी ना लें। इससे ईंधन की बचत तो होगी होगी, साथ ही स्वच्छ वायु भी हमें मिल पाएगी। Yes, ma'am. जी, तो इस प्रकार से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप सीधे रूप से सौरभ जी से बात कर सकते हैं इस विषय में। आइए हम जिस विषय में बात कर रहे थे उस तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बताया कि द्वितीय चरण की हम बात कर रहे Yes, थे, ma'am, processing। तो उस प्रोसेसिंग के बारे में आप बताएं। तो ड्राई वेस्ट से हमने बताया, जैसे हमारे सेकेंडरी ट्रांसफ़र स्टेशंस के बाद हम लोग का आदमपुर जाता है, तो सेकेंडरी जब हम लोग का वेस्ट सेग्रीगेटेड आता है तो ड्राई वेस्ट से जितने रिसाइक्लेबल्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में करके उसका रिसाइकल यूनिट में भेजा जाता है। साथ ही साथ उसको जब ट्रॉमल से पास करके जो प्लास्टिक वेस्ट और जो RDF बचता है, जी। उस वेस्ट को हम लोग सीमेंट प्लांट्स भेजते हैं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा रहती है, और वो सीमेंट प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स उसको इंसिनरेशन करके सेफली डिस्पोज करते हैं। जी, तो मतलब इस तरीके से जो है इसका प्रबंधन किया जाता है। आप उन्हें अलग अलग जगह भेज देते हैं इस पूरे कचरे को इकट्ठा करके, और फिर अलग अलग तरीके से इनको जो है डिसॉल्व किया जाता है, या अलग अलग तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। यानी कि ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। जी, हमें तो कचरा फेंकते वक्त इस बात का भान ही नहीं होता है, हम जो है इस तरीके से कचरा फेंक देते हैं और कभी इस बारे में सोचते नहीं हैं। परंतु ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दर्शकों, जिसके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि अभी सन 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में हम 6
6वें नंबर पर हैं। अगर भोपाल की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 है, वाटर प्लस सिटी है, और लगातार 6वीं बार वो नंबर 1 पे रहा है। और मुझे लगता है कि अब इस बात की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को देनी चाहिए और उन सभी लोगों को देनी चाहिए जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। परंतु हमारे मन में अभी भी इस बात को हमें गठान बांध के याद रखना है कि हमें भी नंबर 1 पे पहुंचना है और इसके लिए हमारा योगदान बेहद आवश्यक है। तो आप भी कचरे को फेंकने से पहले उसके सही प्रबंधन के बारे में सोचें और अपने शहर को स्वच्छ बनाएं और साफ बनाएं। चलिए दर्शकों, अगला प्रश्न करते हैं हम। सौरभ जी, जैसे कि द्वितीय चरण हुआ, अब अगर मैं तृतीय चरण की बात करूं तो इसमें आप क्या स्टेप लेते हैं? नगर निगम भोपाल में फ्यूचर जो प्लानिंग कर रहा है हम लोग का, तो वेट वेस्ट से हम लोग बायो सीएनजी पे जा रहे हैं। जी। जैसा इंदौर में आप लोगों ने देखा होगा कि गोवर्धन प्लांट लगा है, बिल्कुल। सेम टू सेम हम लोग 400 टन्स पर डे कैपेसिटी का मतलब बायो सीएनजी प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें गीले कचरे से हम लोग बायो सीएनजी बनाएंगे। और इससे दोनों फ़ायदे हैं कि एक रोड रेडी फ्यूल मिल जाएगा और साथ ही साथ उसको भोपाल नगर निगम को 5 रुपये कम दाम पे बायो सीएनजी मिलेगी। जी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है और इससे मुझे लगता है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी उठाव आएगा और हमें काफ़ी सारी चीज़ें इससे प्राप्त होंगी, रोज़गार भी लोगों को मिलेगा और हमें कम दामों में बायोगैस मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। दर्शकों, आइए अब और भी कुछ सवाल होंगे, लेकिन हमारे साथ कौशिका हैं तो उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि कौशिका, अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाली हैं? श्वेता, एक अगला गाना है ये, और ललित गोस्वामी जी के रचना है। इसके शब्द जो हैं वो ललित गोस्वामी जी ने लिखे हैं और विनोद रंजन उपाध्याय जी का ये कॉम्पोजिशन है। इसके बाद में मैंने खुद ने भी एक गीत कंपोज किया है और कुछ गीत लिखे भी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं एक गीत आपको सुना रही हूँ। दूर सजनवा सखी लिख पतियाँ, दूर सजनवा सखी लिख पतियाँ, पिया घर आ जाना, पिया घर आ जाना, हो दूर सजनवा सखी लिख पतियाँ, पिया तुम आ जाना, हो पिया घर आ जाना, छाएंगे कजरारे बादल, छाएंगे कजरारे बादल, पिया को तो ले आना, हो पिया घर आ जाना, हो दूर सजनवा सखी लिख पतियाँ, पिया घर आ जाना, हो पिया घर आ जाना, एक तो सूरज सर पे तपेरी, दूजा
बहुत मधुर, Thank बहुत you ही so अच्छा। much, मुझे श्वेता। तो थोड़ी देर के लिए लगा कि बाहरी शोरगुल से इतने मीठे स्वर के साथ इतने अद्भुत गाने में खो जाना, मैं शायद खुद भी इसमें खो गई थी, और मुझे लगता है सौरभ जी ने भी इस गाने को काफ़ी अच्छे से इसका आनंद लिया है। सौरभ जी, आप कभी इस प्रकार के गीत संगीत से परिचित हैं, सुनते हैं कभी? हम लाइट सॉन्ग सुन लेते हैं, जैसे काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं पूरे वर्क जी, जी, शेड्यूल जी, में, जी, सुबह जी। से लेके शाम तक। जी, और तो जैसे ये कि लाइट अभी म्यूजिक तो आप काफ़ी अच्छा रहा। जी, आप अभी स्वच्छता मिशन से भी जुड़े हुए हैं और भोपाल के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन जो है आपका काम जारी है, तो बहुत स्ट्रेस रहता होगा। Yes, ma'am। तो किस प्रकार से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप थोड़ा बताइए? अब तो ये शेड्यूल ही हो गया मैम कि ये पूरा अर्ली मॉनिटरिंग से लेके सुबह से लेके वेस्ट का कलेक्शन से लेके डिस्पोजल तक करना, जी। उसके बाद जो भी टाइम मिलता है अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ जी, गाने जी, सुनते जी। हैं। लेकिन मैं बशर्ते कह सकती हूँ कि आज आपको कौशिका जी का बिल्कुल, गीत सुन के बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा होगा। जी। श्वेता जी, मैं खुद भी एक आपको रोककर ये बताना चाहूँगी कि कुछ जो हमारी रचनाएं होती हैं वो रागों पर आधारित होती हैं। जी, जी। और राग जो होते हैं उनके स्वर ऐसे होते हैं जो दिल को छू लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे ये प्रश्न करने वाली थी कि इस गीत में कौन सा राग है, क्योंकि एक इसमें तो ये चारों विरह केस- का गीत था, जी, जी, जी। जिस प्रकार से मैं इसे समझ पा रही थी, तो इसमें कौन सा राग था? ये चारुकेसी राग पर आधारित था, जिसमें धैवत और निषाद कोमल लगता है, और संपूर्ण जाति का राग है चारुकेसी। तो इसमें बहुत सारे फिल्मी गाने भी हैं, जैसे तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। अच्छा। ये राग चारुकेसी पर आधारित है, और तमाम सारे फिल्मी गाने जो होते हैं वो रागों पर भी आधारित होते हैं, और इसलिए वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को छूते हैं। जी, बहुत ही उम्दा जानकारी हमें मिली है, और कुछ हमारे जो है हिंदी सिनेमा जगत के गीत भी इस बहुत ही प्यारी से ताल पर, इस प्यारे से राग पर जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन हमें इनका इतना जो है नॉलेज नहीं होता है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। दर्शकों, चलिए कार्यक्रम में अब सौरभ जी से बातचीत करते हैं, और सौरभ जी, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से हमारे लिए स्वच्छता मिशन में भागीदारी करें, सहयोग दें और भोपाल को आगे ले जाएं। बिल्कुल, मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि अपने घर में सेग्रीगेशन करें, कचरे को यहाँ वहाँ ना डालें। एक निश्चित समय आपके यहाँ डोर टू डोर व्हीकल आता है, उसमें ही डालें। साथ ही साथ अपने साथ वालों को कॉलेज में चाहे स्कूल में, हर जी। जगह कॉलोनीज़ में इनकरेज करें कि वेस्ट को सही जगह ही डालें, और लोगों को भी जागरूक करें कि कचरा इधर ना लेके। जी, और इस प्रकार से आप सहयोग दे सकते हैं स्वच्छता मिशन में, और मुझे लगता है कि जो अगला सर्वेक्षण होगा उसमें हम बशर्ते आगे आएंगे। अगर एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति इसमें सहयोग देगा, तो हम पूर्ण रूप से जो है स्वच्छता मिशन को जीत सकते हैं, अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने राज्य को। क्या बात है! बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी, जो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और दर्शकों, कार्यक्रम के अगले भाग में हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के विषय में बात करेंगे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विषय विशेषज्ञ होंगे। छोटे से अंतराल के बाद आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। तो अभी कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, और सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। भोपाल के नजदीक होने से पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों ने इसके पर्यटन आकर्षण में 4 चांद लगा दिए हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में नरसिंहगढ़ का किले का मंदिर, अमर शहीद स्वर्गीय कुंवर चैन सिंह जी की छतरी देखने लायक है, जो वीरता और बलिदान की गाथा कहती सी प्रतीत होती है। यहीं पर किले के पास एक सुंदर तालाब बना हुआ है, जो ऐसा लगता है कि मानो कश्मीर की डल झील हो। उसमें नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। नरसिंहगढ़ नगर से 8 किलोमीटर पर मध्य प्रदेश का इको पर्यटन स्थल घोषित चीड़ी खोह स्थान है। ये प्राकृतिक छोटी झील हरे भरे सुगंधित जंगल के साथ आने वाले का असीम शांति के साथ स्वागत करती है। यहाँ पहुंचकर मन ताजगी से भर जाता है। यहाँ संरक्षित पशु वन क्षेत्र भी है। मुख्य रूप से जंगल में हिरन, भालू, जंगली सुअर आदि जानवर स्वतंत्र रूप से विचरण करते दिख जाते हैं। यहाँ पर पर्यटकों के विश्राम हेतु
वन विभाग का वन निवास क्षेत्र भी है। चिड़ी खो से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो साका श्याम जी का मंदिर है, जो लगभग 500 वर्ष पूर्व श्रीमती भागाबाई द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि ये मंदिर एक ही रात में बनाया गया था। इसी के पास एक महल भी था, जिसमें रानी साहिबा श्रीमती भागवती बाई रहा करती थी। ये मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें सभी देवी देवताओं और हाथियों का चित्रण इसे बार बार देखने के लिए प्रेरित करता है। यहीं पर धार्मिक गंगा जमुनी तहजीब को याद दिलाती प्रसिद्ध 12 खंबा चिश्ती की मजार है, जिस पर सभी धर्मों के लोग अपनी मन्नतों को लेकर भारी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर जो कोई भी मन्नत मांगता है, उसकी वो मन्नत पूरी होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी से 43 किलोमीटर बस यात्रा करने के बाद जैसे ही रायसेन शहर की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो हमें सबसे पहले मुस्लिम संत हजरत मीर फतेहुल्लाह शाह बाबा की दरगाह के दर्शन होते हैं। यहाँ अंकित फारसी भाषा के शिलालेख दिखाई पड़ते हैं, जिनमें शेरशाह सूरी, औरंगजेब और इस दरगाह के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। भीमबेटका रायसेन जिले की एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल के रूप में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के वनवास काल में इसी स्थान को भी दर्शकों, पुनः स्वागत है आपका इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता, और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अंतराल के उस पार आपको हमारे विषय विशेषज्ञ से मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि क्यों है आज का दिन बेहद खास। जी हाँ दर्शकों, आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करा देते हैं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ श्री ब्रिजेश शर्मा जी से। आप मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आज हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। नमस्कार जी। तो दर्शकों, मैंने आपको बताया था कि आज हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, और इस दिवस को क्यों मनाया जाता है इसके विषय में मुझे तो एक लाइन ही पता है। इसके विषय में विस्तार से शर्मा जी हमें बताएंगे, क्योंकि 1984 2 दिसंबर को हमने एक बहुत बड़ी त्रासदी झेली थी। उसके बाद पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा का जिम्मा हमारे कंधों पर आ गया, और इसके साथ साथ हमारा ये सारा सब कुछ हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और प्रदूषण को रोकना होगा। प्रदूषण कई सारे तरह के होते हैं, हम एक एक करके सभी प्रदूषणों की बात करेंगे, परंतु इसी याद में आज जो है ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है कि किस प्रकार प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इस विषय में विस्तार से बताएंगे हमारे विषय विशेषज्ञ। अगर आप श्री ब्रिजेश शर्मा जी से कोई प्रश्न करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे टेलीफोन लाइंस अभी भी ओपन है। आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। भोपाल के एसटीडी कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 2660049। बाकी की डिटेल्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं ब्रिजेश जी का, और उनके लिए लाते हैं हमारे कार्यक्रम में पहला प्रश्न। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। जी शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और इसे राष्ट्रीय क्यों करार दिया गया? देखिए, जो अभी आपने बताया भी था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसमें मुख्य रूप से वो एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था, लेकिन जो इमिशन हुआ था जो मिग का, जो उसकी वजह से जो दुर्घटना हुई थी, तो प्रदूषण के रूप में उसको लिया गया। और एक सिंबॉलिक तौर से उसको हमेशा इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग कम से कम अपने इस प्रकार की जो त्रासदियाँ थे उनसे सीखते हुए भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, और हम किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में ऐसी चीज़ों का उपयोग करें कि वायु प्रदूषण विशेष रूप से हम बात करेंगे, उसको हम रोक सकें और एक अच्छे स्वच्छ वातावरण में हम रह सकें। तो ये सिंबॉलिक रूप से मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे, और भारत में ही चूँकि इसका ना ही सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में आज देखा जाए तो भोपाल गैस ट्रेजेडी को एक ऐसे त्रासदी के रूप में ही पहचाना जाता है जो वायु प्रदूषण का सबसे भयानक उदाहरण है।
जी जी जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। और मैंने जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि दर्शकों की प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। पर्यावरण को हमें बचाना ये हमारा एक कर्तव्य भी है। हमारे मौलिक अधिकारों में भी इस बात की बात कही गई है कि आपको अपने पर्यावरण को भी संरक्षित करना है, उसे बचाना है। और इसी विषय में आज बातचीत हो रही है और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हम मना रहे हैं। और जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC मिक, ये गैस लीक हुई थी और जिसकी वजह से हज़ारों जिंदगियां जो है बिखर गई, बर्बाद हो गई। और जैसे कि सर ने भी कहा कि जागरूकता की कमी थी। तो आइए इसी विषय पर कोई प्रश्न करते हैं। अगर मैं बात करूं जागरूकता की, और जैसे कि आप आज हमारे बीच में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पधारे हैं, तो जागरूकता को लेकर बोर्ड ऐसे क्या काम कर रहा है या ऐसी कौन से वर्कशॉप लगा रहा है कि जन जागरूकता को बढ़ाया जा सके? देखिए, अभी हम लोगों ने पिछले कुछ 2-3 सालों में विशेष रूप से ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं। शहर के अंदर में आप देखेंगे डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं जी। और एक शब्द काफ़ी आजकल कॉमन हो गया है जो कि AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी बिल्कुल। और विशेषकर अभी जब से दिल्ली की आबो हवा का हम स्तर देखते हैं तो वो एक पूरे देश में बात इस तरह की फैली है। और भोपाल शहर में भी हम लोगों के इस तरह से स्टेशन लगे हैं जिसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होती है। उसके डेटा हम लोग पब्लिक डोमेन पे स्क्रीन के माध्यम से दिखाते हैं, जो एक जन जागरूकता को बढ़ाने की दृष्टि से है, जिससे हम ये समझ सकें कि हमारे आसपास के वातावरण की अभी स्थिति क्या है। और पहले ये चीज़ कागजों में हो जाती थी इसलिए पता नहीं चलता था, लेकिन पब्लिक को इन्वॉल्व करते हुए हम अपने प्रति, पर्यावरण के प्रति उनकी जो एक जागृति है उसको लाना चाहते हैं और उनको लगातार उस चीज़ से हम अवगत कराते हैं। जी, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम पब्लिक डोमेन में इन डेटास को दिखाएंगे, उन्हें बताएंगे, तो उनका भी पार्टिसिपेशन हमें इससे बचाने में होगा। क्योंकि वो जब लगातार इस चीज़ को देखते रहेंगे कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे कि जो बढ़ते जा रहा है, और इसकी सूची भी जारी की जाती है साल दर साल, और इसमें दिल्ली का जो है प्रथम स्थान रहता है। तो इस हिसाब से लोग इस बात को समझेंगे, देखेंगे और खुद भी प्रदूषण करने से अपने आप को रोकेंगे, और अगर इस तरीके की कहीं पर गतिविधियां हो रही हैं तो उसे बचाएंगे भी। तो ये तो हुई वायु प्रदूषण की बात। अगर मैं आपसे बात करूं प्लास्टिक वेस्ट की, कई तरह के प्रदूषण है वैसे तो शर्मा जी आप बेहतर ही हमसे जानते हैं, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रहा है और इससे भी सारे लोग इससे परेशान हैं। और इसे कैसे ख़त्म किया जाए या इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, देखिए, ये अभी 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक शब्द सुना होगा, जो इस प्रकार के 19 आइटम को पूरी तरह से सरकार ने बैन किया हुआ है। तो अब ये बैन होने के बाद सरकारी आदेशों के अनुसार इसका उपयोग जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है। निर्माण प्रतिबंधित है, विक्रय करना प्रतिबंधित है और उपयोग करना है। तो ये 19 आइटम के बारे में हमने जन जागृति के कार्यक्रम भी किए हैं, जगह जगह डिस्प्ले भी हैं और सूची भी वेबसाइट पे मिल जाती है। तो सर्वप्रथम हम लोगों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से फिर से हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे कि उन 19 आइटमों को हम अपने जो किसी भी प्रकार के दैनिक जीवन में उपयोग ना करें। चाहे हम किसी वेंडर के पास जाते हैं वहाँ उसको ना उपयोग करें, उसको मना करें। और साथ ही साथ जो विवाह कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम होते हैं, इसमें इस प्रकार के जो पहले उपयोग होते थे ये प्लास्टिक को बढ़ावा देते बिल्कुल मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी शर्मा जी, हम इस विषय में चर्चा जारी रखेंगे। और जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 यानी कि आज से ठीक 38 साल पहले जो गैस त्रासदी हुई थी उस विषय में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो DK सतपति जी को फ़ोन लगाएं और उन्हें कार्यक्रम में जोड़ें और उनसे भी हम इस विषय में बात करें शर्मा जी के साथ। जी हेलो जी, सतपति जी हमारे साथ लाइन पर हैं। कार्यक्रम नमस्कार MP में आपका स्वागत है सतपति जी। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सवाल ये कि भोपाल गैस त्रासदी आज से 38 साल पहले 2-3 दिसंबर को हुई थी। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उसमें कई जानकारियां बड़ी भ्रामक रूप से रही जी, कई खामियां रही, कई अज्ञानता की वजह से और कई लापरवाही की वजह से। बिल्कुल, और जागरूकता की भी कमी रही उस समय। सबसे पहले तो मैं बात ये करूंगा कि सभी आदमी कहते हैं कि उसमें MIC निकला, MIC निकला, MIC ही निकला, MIC ही नहीं निकला। जी जी जी, क्योंकि MIC के साथ कम से कम हजारों अन्य गैस निकले जिसमें से कई विषाक्त थे,
और की दिशा तो नहीं थी। जी। इसके बराबर बारे में आज तक प्रॉपर जानकारी कोई भी वैज्ञानिक संस्थान जुटा नहीं पाया, जो कि अभी भी संभव है जुटाना। यदि हम इसका प्रयोग करें, हम एक टैंक में MIT रखें, उस पर पानी डालें और विभिन्न अवसरों पर जो प्रक्रियाएं हुई हैं उसका एनालिसिस करें, तो ये संभव है। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी देश कितनी विषाक्त थी, कौन सी देश कितना भारी था और कितना दूर तक पूरा होगा, और ये किसके लिए हानिकारक है, क्या डायबिटीज करता है, कैंसर करता है। तो इस तरह की जो जानकारियां अभी तक वैज्ञानिक लोग और सरकार ने जुटा नहीं पाए। जी बिल्कुल। दूसरा, अभी भी जो MIT जो लीक हुआ, ये हमारी सरकार की लापरवाही थी। प्रश्न ये जी किसी कारणवश जो है फ़ोन कट हो गया है। बिल्कुल कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बातचीत कर ही रहे थे शर्मा जी से कि जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि सिर्फ मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC ही लीक नहीं हुआ था, कई सारी जहरीली अन्य गैसें भी उसके साथ लीक हुई थी, जो कि हवा में मिलने के कारण लोगों तक पहुंची और उनके श्वसन तंत्र को उन्होंने पूर्ण रूप से बंद कर दिया। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, त्रासदियां होती हैं, और जिसमें भोपाल गैस त्रासदी का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है कि सबसे बड़ी गैस त्रासदी थी, तो कहीं ना कहीं इसमें विज्ञान संचार को लेकर अगर हम बात की करें तो कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता में और इस संचार में उस समय में कमी थी। परंतु आज के परिदृश्य में देखा जाए शर्मा जी, तो अब जन जागरूकता काफ़ी हद तक बढ़ गई है। आप इस विषय में क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए, अगर हम उसकी तुलना आज के समय से करते हैं तो एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग होने लगा है, और इससे हम लोगों की मॉनिटरिंग जो है वो बहुत बढ़ी है। खासकर एक्सीडेंटल केसेस के लिए सेंसर्स आ गए हैं, तो कहीं लीकेज या किसी प्रकार की कोई गैस लीकेज का रहता है तो वो सेंसर पहले से हूटर ऑन हो जाता है और वो हमको पता चल जाता है। तो मैनुअल से हटके हम लोग सेंसर बेस्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस विषय में शायद मुझे लगता है कि नियम भी काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं। हाँ, नियम भी बने हैं। उसके बाद 1981 के जो वायु प्रदूषण नियम अधिनियम 1981 जो था वो और स्ट्रिंजेंट हुआ और उसको लागू भी किया गया अच्छे तरीके से। तो धीरे धीरे इससे सबक सीखते हुए काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है और वर्तमान स्थिति में निश्चित ये एक कारगर रूप से लागू है। जी, यानी कि बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं दर्शकों, और बहुत सारी जागरूकता भी आई है। कार्यक्रम में ये चर्चा जारी रहेगी। चलिए कौशिकी जी से जो है हम बात करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप हमारे दर्शकों को कौन सा गीत सुनाने वाली हैं? श्वेता जी, अब मैं अपने दर्शकों को मेरा ही लिखा हुआ एक गीत है और इसकी धुन भी मैंने बनाई है। जी, बहुत अच्छी बात है। स्वरचित गीत है आपका ये, तो हम बिल्कुल इसे सुनने के लिए जो है बेकरार हैं, और मुझे लगता है कि शर्मा जी भी अब इस गीत का आनंद उठाएं। जी बिल्कुल। दिल में तेरी दस्तक हुई, आता नहीं मुझको यकीन, खोई सी हूँ खुद में कहीं, मुझको बता मेरे हमनशी, दिल में तेरी दस्तक हुई, क्यों दर्द है दिल में मेरे, ख्वाबों का क्यों सिलसिला चले, है पास या कहीं दूर तू है जहाँ मैं हूँ वहीं, दिल में तेरी दस्तक हुई, हर पल नया नया सा समा, मंजिल नई जागे अरमां, फिर भी हूँ क्यों बेचैन सी, तन्हाई में तुम हो यहीं, दिल में तेरी दस्तक हुई, आता नहीं मुझको यकीन, खोई सी हूँ खुद में कहीं,
मुझको बता मेरे हमनशी, दिल में तेरी दस्तक हुई। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गीत, बहुत ही मधुर आवाज़। Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी अच्छा गीत आपने लिखा है और मुझे Thank you, लगता है श्वेता। कि मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी भविष्य के लिए कि जल्दी ये गीत रिलीज़ हो और बिल्कुल। इसे सब लोग सुने। बिल्कुल, thank you so much, कार्यक्रम श्वेता। नमस्कार एमपी से तो सुना ही है। जी, और जी। चलिए अब हम कुछ विषय पर बात कर लेते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी बता रहे थे जिस प्रकार से कि बहुत सारे नियम कानून भी आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें भी आ गई हैं, जन जागरूकता भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम प्रदूषण की बात करें तो आज के डेट में, वर्तमान समय में ऐसा कौन सा प्रदूषण है जिससे भोपाल सबसे ज़्यादा प्रभावित है? हाँ, ये सबसे ज़्यादा जो अभी रिसेंट आप देखेंगे और अखबारों में भी लगातार आता है, वही है वायु प्रदूषण में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जी, जो जी, बढ़ना जी, है। जी। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी हमने ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हैं जो कंटिन्यूसली 24 आवर्स डेटा हमको भेजते हैं सेंसर के थ्रू, और वो हमारे एक सेंट्रल सर्वर के माध्यम से डिस्प्ले होते हैं। इसमें जो जिन कारणों से बढ़ती है वो मुख्य कारण है, जी। वो हम लोग अगर ध्यान देंगे तो इसको हम सब मिल के पूरे हमारा जो आज का इस दिवस है, अगर इसको सार्थक भी करते हैं और इसकी हम इसको याद करते हुए कोई अच्छी चीज़ करना चाहते हैं, तो हम वो उन तमाम चीज़ों को रोकें जिसकी वजह से ये एक्यूआई बढ़ता है। जी बिल्कुल। तो इस पे काम होना चाहिए और इस पे जागरूकता भी। जागरूकता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक पोल्यूशन की, जैसे कि आपने बताया कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विषय में जन जागरूकता बढ़ी है और कई सारे नियम भी लागू हैं। लेकिन अगर मैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो किस प्रकार की प्रोसेस होती है और क्या कुछ चल रहा है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसे अभी उसके ऊपर तो प्रतिबंधित हो चुकी हैं जो कि 19 प्रकार की सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसको सिर्फ यूज़ करके थ्रो कर देते थे, जी। तो वो बढ़ावा देती थी, उसको टोटल बैन कर दिया गया है। लेकिन चोरी छुपे और अन्य तरह से अभी कई जगह पे है, तो नगर निगम के साथ मिलजुल के संयुक्त रूप से इसके ऊपर छापामारी होती है शहर के अंदर। अलावा इसके जो आपने मैनेजमेंट का पूछा कि वेस्ट जी, प्लास्टिक की जी, रिसाइकलिंग बेसिकली जो प्रबंधन मुख्य की है बात प्रबंधन करें। होता जी। है, तो अगर कोई चीज़ वेस्ट के रूप में निकल रही है प्लास्टिक वेस्ट में, जी। तो उसको एक तो हम लोग जो डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम है उसके माध्यम से भी ड्राई और गीला और सूखा कचरा अलग करते हैं, प्लास्टिक अलग हो जाता है। जी। तो वो उनके ट्रांसफ़र स्टेशन है नगर निगम के, वहाँ पहुँचता है, वहाँ से वो सेग्रीगेट कर लेते हैं और उसके बाद उसके अन्य ऐसे उत्पाद बनाने की प्रक्रियाएं हैं जो शहर में उद्योग जो है वहाँ पे जी। लगे हैं जो उसको रिसाइकल करते हैं। बिल्कुल। तो मूल इसका जो आधार है वो ये है कि अगर उसका कलेक्शन अच्छे से हो, डिस्पोजल सही जगह पे हो और उसके बाद उसका रिसाइकलिंग होगी तो वो पर्यावरण में दुष्प्रभाव नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इन सभी प्रदूषणों में एक नवीनतम प्रदूषण भी शामिल हो गया है जो कि आज के ज़माने का सबसे बड़ा कारक है। अगर मैं बात करूं ई कचरा, ई वेस्ट की, तो इस तरीके से जो ई कचरा बढ़ रहा है, जैसे कि प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है, आए दिन हम नए नए गैजेट्स ले रहे हैं, हम हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारे घर में रखना चाहते हैं और उससे लेस होना चाहते हैं। हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत हमारे लिए बेहद आवश्यक है और हम बिना सोचे समझे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले आते हैं और वो बन जाता है ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो आइए इसके विषय में शर्मा जी से कुछ पूछते हैं। अगर मैं ई वेस्ट की बात करूं तो पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ई वेस्ट क्या होता है एक संक्षिप्त परिभाषा में, और इसके बाद इसके मैनेजमेंट को लेकर हम भोपाल में क्या कर रहे हैं और इसकी कितनी रिसाइकलिंग यूनिट्स अभी तक मध्य प्रदेश में आ गई। बिल्कुल, अगर सीधे और मोटे शब्दों में देखा जाए तो ई वेस्ट मतलब कोई भी ऐसी सामग्री जो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें प्रिंटेड सर्किट होता है, प्रोसेसर आदि होता है, और जिसमें कि उसकी एंड ऑफ द लाइफ उसके बाद उसको किस प्रकार से फेंकना है, तो वो जिस स्थिति में फेंकने का आ जाता है तो वो ई वेस्ट के स्वरूप में आता है। बिल्कुल। अब ई वेस्ट को क्यों मैनेज करने की बात आई है, क्योंकि अगर इसका सही तरीके से कलेक्शन नहीं किया जाता है और इसका अगर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग असल में इसके कुछ ऐसे उदाहरण आए थे, ऐसे उद्योग अवैध पकड़ाए थे, वहाँ ये बड़ी रॉ तरीके से इसको पिघला के इसके मेटल रिकवरी और अन्य प्रकार की जो महंगे इसमें मेटल होते हैं, चांदी भी रहता है, काफ़ी अच्छे मेटल, तो प्रेशियस मेटल होते हैं, उसको रिकवर करने की बड़ी रॉ मेथड होती थी जिसमें फ्यूम्स निकलते थे और जो लोग काम करते थे उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता था। बिल्कुल, यानी कि असंगठित क्षेत्रों द्वारा जो है इसका इस तरीके से इसको डिसमेंटल किया जा रहा था। तो जो ई वेस्ट रूल 2016 जब आए तो उसमें एक सूची लगाई है नेक्स्ट ईयर पीछे, जिसके अनुसार उनको ई वेस्ट में शामिल किया गया है यदि वो अपनी एंड ऑफ द लाइफ में
निकलते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसको किस प्रकार से फेंका जाए, उसको किस प्रकार से उपयोग करा जाएगा दोबारा, उसकी विधिगत उसमें पूरी तरीके बताए हुए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत आवश्यक है दर्शकों, क्योंकि ये वेस्ट हमारी धरती पर अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रौद्योगिकी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का अगर ई वेस्ट है तो उसको सही तरीके से आप इसको जो है मैनेज करने के विषय में, जन जागरूकता के विषय में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ कि इसको कहाँ डिस्पोज करना है और कैसे करना है, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया जो है सरकार इसमें हमारी मदद करती है। आइए अब जो है हम भगवती जी से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे दर्शकों को जाते जाते कोई एक अच्छा सा गीत सुनाए। बिल्कुल श्वेता जी, अब मैं कबीरदास जी की लिखी हुई एक भक्ति रचना आप सभी को सुनाती हूँ जी। और ये कॉम्पोजिशन भी मेरा खुद का है, मैंने इसको धुन दी है जी। 2 लाइनें हमारे दर्शकों बिल्कुल बिल्कुल। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊँ राम भजन में, जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुरीला गीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में आने के लिए। और शर्मा जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, अब समय हो गया है कार्यक्रम में अखबार की सुर्खियों का, तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ आज के अखबार में आपके लिए है खास। जी, तो दर्शकों आपको बता देते हैं कि आज हमारे पास कुछ खास अखबार हैं जिनमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास खबरें। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं जागरण की एक खास खबर, जो कि है अब 370 किलोमीटर से दूर से विमान पता चलेगा कि कहाँ है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर 8 करोड़ की लागत से दूरी नापने वाले यंत्र का हुआ लोकार्पण। और इसके साथ ही आपको एक राष्ट्रीय खबर से अवगत कराते हैं जो कि बेहद खास है हमारे लिए, और वो है कि भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता। ये बहुत ही खास खबर है दर्शकों, और आज ये सुर्खियों में है दैनिक जागरण में। तो हमने आपको इन 2 खबरों से अवगत कराया, और इसके साथ ही अब हम आपको लिए चलते हैं पत्रिका की तरफ। तो पत्रिका में आज की हमारी खास खबर क्या है आपको हम बताएंगे। जी हाँ, आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसी खबर की और जहां पर आप जानेंगे कि क्या कुछ खास हो रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। जी हाँ, ब्रेन मशीन इंटरफेस अब आ रहा है। न्यूरोलिंक कार्प के अगले 6 महीने में इंसानी परीक्षण की योजना है। अब मरीज बगैर बोले कह सकेगा अपनी बात। जी, अब बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि जी, न्यू ईयर में हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पर पहुंचेंगे पर्यटक, और सर्दी जो है बढ़ती जा रही है, ये भी एक ख़बर है आपके लिए। तो अब सर्दी से बचने के कई सारे उपाय हैं। बच्चों का बेहद ध्यान रखना होता है मौसम के बदलने के साथ, तो इस तरीके से जो है हमें ध्यान देना होगा। और मौसम संगोष्ठी भी एक हुई है जिसमें प्रकृति से छेड़छाड़ के असर पर बातचीत हुई है, और 70 सालों में तापमान में बढ़ोतरी की बात हुई है, और जलवायु परिवर्तन का असर जो है इस प्रकार से मौसम पर दिखाई दे रहा है। और हमने अभी अभी जो है सर्दियों की बात भी की। तो दर्शकों, ये हमारे साथ कुछ खबरें थी पत्रिका की। अब हम आ रहे हैं दैनिक भास्कर की खबर पर, और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज शहर में क्या कुछ हो रहा है और दिसंबर माह में शहर में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए अब हम जो है आपको कुछ खेलों की खबरों से अवगत करा देते हैं। तो मैं सीधे जा रही हूँ यहाँ पर, यानी कि स्पोर्ट्स पेज पर, और आपको बता दें कि वर्ल्ड नंबर 2 पर जो है बेल्जियम बाहर हो गया है। और जी बिल्कुल, वो खबर से हम अवगत करा चुके हैं आपको कि एयरपोर्ट वाली जो खबर थी उसके विषय में हमारे दर्शक अब जान चुके हैं। इसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी टेस्ट इंग्लैंड का विश्व रिकॉर्ड, पहले दिन बनाए 506 रन और 4 शतक लगे हैं। तो ये हमारी हुई आज की
स्पोर्ट्स की न्यूज़। और अब हम आपको बता रहे हैं दर्शकों कि भोपाल शहर में क्या कुछ खास होने वाला है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सिटी भास्कर से कुछ खबरें। गुलदाउदी की प्रदर्शनी भोपाल में लग गई है। भोपाल रन और नाटकों के साथ पूरे दिसंबर भर आपको कई सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। रन भोपाल रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8,000 लोग दौड़ लगाने वाले हैं और लाल परेड ग्राउंड से शुरू होगी ये दौड़ 4 दिसंबर के दिन और सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ये दौड़ रहेगी। इसके अलावा गुलदाउदी प्रदर्शनी के बारे में मैंने आपको बताया। 3 और 4 दिसंबर को रोज़ गार्डन लिंक नंबर रोड 1 पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी कुछ सुर्खियाँ। तो आइए अब हम आपको सुर्खियों के बाद कार्यक्रम में आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे, आपसे विदा लेंगे इस बात के साथ कि हम फिर हाजिर होंगे, लेकर आएंगे कुछ खास आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। तब तक आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम, जो कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रसारित किया जाता है दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक। और दर्शकों, आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।